हेलो, वेलकम टू ग्लोबल स्टडी एसके में आपका स्वागत है। आज ये अध्याय नंबर 2 जो चल रहा है क्लास 9th साइंस का, ये आज लेक्चर नंबर 3 होगा, पार्ट 3 होगा। और हमने बिलियन के बारे में खूब विस्तार से एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ा और निलंबन के बारे में जाना। और आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे कोलाइड बिलियन क्या है। तो आज कोलाइड बिलियन से हम शुरुआत करेंगे। कोलाइड बिलियन क्या है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको जो भी नए वीडियो बने वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। और अच्छी तरह से सब पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सभी क्रम वाइज मिलें और आप अपनी तैयारी कर सकें। तो आइए देखते हैं। 2.2 क्रियाकलाप के बारे में विशेष चर्चा हो रही, जो मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था और हमने पढ़ाया था। जो सेकंड जो आपका लेक्चर था उसमें पढ़ाया था। तो समूह दाग के द्वारा प्राप्त मिश्रण कोलाइडी या कोलाइड बिलियन कहा जाता है। उसमें जो एक बिलियन प्राप्त हुआ था उसके कण क्या थे, ना तो एकदम विषमांगी की तरह थे कि वो बैठ जाएं, वो बैठते भी नहीं थे, लेकिन और ना ही बिल्कुल बिलियन की तरह थे कि पूर्णतः घुल जाएं। ठीक है, कोलाइड के कण बिलियन में समान रूप से फैले होते हैं। ये समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है। जो निलंबन जो होते हैं, जो विषमांगी मिश्रण होता है, उसकी तुलना में इनके कण उससे थोड़े छोटे होते हैं। लेकिन बिलियन के कण क्या होते हैं, विलायक और विलय दोनों कण लगभग समान होते हैं। इसमें क्या होता है, उससे थोड़े जो विलय जो होता है उसके कण थोड़े से बड़े होते हैं। चलो आगे विस्तार से देखते हैं। कार्य मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। देखने में ये लगता है समांगी है, लेकिन वास्तविकता बिलियन विषमांगी मिश्रण है। देखने में आपको, जैसे कि आपका मिल्क देखते हो तो मिल्क ऐसा नहीं आप मिल्क रखा रहने दो तो मिल्क का जो है उसकी क्रीम जमीन बैठती नहीं है, लेकिन देखने में हमें लगता है कि ये कैसा है, समांगी मिश्रण है। एक्चुअली क्या होता है, वो समांगी मिश्रण नहीं होता है, वो विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, वो विषमांगी मिश्रण होता है। देखते हैं कुछ कोलाइड के समान उदाहरण देखते हैं। कोलाइड क्या क्या है। एक ये मैंने टेबल ली है और टेबल के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, प्रक्षिप्त प्रवस्था प्रक्षेपण। तो क्या होता है, प्रक्षिप्त विलय होता है। जिस चीज को किस चीज में, इस चीज को इसमें घोला जा रहा है, यानी कि द्रव गैस में। द्रव जब गैस में होगा, यानी कि गैस में द्रव कैसा होगा, अपनी हवा है, अपना एटमॉस्फेयर है, उसमें पानी की बूंदें तैर रही हैं, तो वो क्या है, वो द्रव गैस में है। ये प्रक्षिप्त व्यवस्था। जैसे इसे बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं, जैसे एरोसोल उदाहरण क्या है, कोहरा है, बादल है, कुहासा है, ये सब क्या है, ये द्रव जो है हवा में घुला होता है। ठोस गैस में, ठोस गैस में से क्या है, इसे भी बोलते हैं एरोसोल, एरोसोल बोलते हैं। धुआं, स्वचालित वाहन का जो भी धुआं बड़ा निकलता है वो। ठीक है, और गैस द्रव में हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, देखते हैं उसमें जो एकदम झाग से निकलता है, एकदम बूंद ऐसी कोल्ड ड्रिंक जब खोलते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसे बोलते हैं फोम। सॉरी, गैस, हाँ द्रव को बहुत द्रव। सेविंग क्रीम द्रव में होती है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी वही है। द्रव और गैस द्रव में, ये भी सेविंग क्रीम और वो भी आप ले सकते हो। द्रव इमल्सन जिसे बोलते हैं, दूध और फेम क्रीम। ठीक है, ठोस द्रव में से बोलते हैं सोल। मैग्नीशियम मिल्क या कीचड़। कीचड़ में क्या होता है, ठोस कण होते हैं और उसमें लिक्विड में तो कीचड़ बन जाता है। ठीक है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे दिया, कीचड़ भी हैं। हाँ, और क्या, गैस ठोस में फोम देखते हैं, ठोस होता है और उसके अंदर गैस होती है। तो फोम रबड़ है, स्पंज है, फ्यूमी, क्या होता है ठोस ही, मगर उसके अंदर गैस, क्या बीच में गैस ज़्यादा होती है। द्रव ठोस में, द्रव ठोस जैसे कि जेल, जेली, पनीर। ठीक है, मक्खन। ठीक है, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये क्या है, पनीर क्या है, कोलाइडी बिलियन का एक वो है। ठीक है, ध्यान रखना, कोलाइड के सामान उदाहरण ऊपर देख लीजिए आप। ठोस सोल जिसे बोलते हैं, रंगीन, रत्न, पत्थर, दूध या कांच, ये सब क्या ठोस में होते हैं। ये हमने देख लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं।
कोयलादी कणों के छोटे आकार के कारण, देखिए कोयलादी कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण को बहुत आसानी से फैलाते हैं। जैसे कि क्रियाकलाप 2.2, देखो क्रियाकलाप 2.2 आप फिर दोबारा देख लीजिए, बहुत आराम से पढ़ाया और उसको पढ़ लीजिएगा। एक प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, प्रकाश किरण को फैलाना का कहा जाता है। टिंडल प्रभाव का क्या मतलब है? टिंडल प्रभाव का सीधा मतलब है, अगर आप देखें तो आप ये नीचे देख सकते हैं, ये वाला जो विलयन था, ऊपर वाला जो आप देख रहे हो इस तरफ वाला, ये वाला, ये तो समांगी है, ये विषमांगी है। विषमांगी में क्या होता है, ये आपको ये रास्ता दिखती है, ये लाइट इस तरफ जा रही है, मगर इसकी पार तो जा रही है, मगर यहाँ पर कोई रास्ता नहीं बनी हुई है। इसमें ये कण इसको क्या कर रहे, फैला रहे हैं लाइट को, कण से लाइट टकराई दिख रही, लाइट दिख रही कि यहाँ कण यहाँ से टकरा रही, यहाँ से लाइट गई है। ये होता है टिंडल प्रभाव, प्रकाश का दृष्टिगोचर होना है ना, टिंडल प्रभाव। तो देखते हैं टिंडल प्रभाव क्या है। किसी चीज़ को देख के बिल्कुल वो नहीं, एकदम समझने की कोशिश करो। प्रकाश की किरण फैलना क्या टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम टिंडल प्रभाव बोलते हैं, इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। हम देखते हैं कि जब एक कमरे से रोशनी जब आती है, सब लोगों ने देखा होगा, आप लोग देखना भी, तो हमें लगती है कि उसमें अंदर बहुत जोर से जिगजग मोशन में धूल कण उड़ते हैं, तो एक पूरी जगह लगती है कि उसमें पूरी बीम बनी होती है। कुछ लोग टाकीज देखने गए होंगे, सिनेमा हॉल गए होंगे, तो सिनेमा हॉल में उन्होंने देखा होगा पीछे से जो रोशनी लाइट पड़ती है वो भी टिंडल प्रभाव उसमें दिखता है, वो भी एकदम पूरी बीम पड़ी होती है, तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल वो उसके अंदर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। चलिए, वेरी गुड, तो वही लगभग यहाँ पर है। हाँ, क्या कहना चाह रही हैं? कॉपर सल्फेट विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, जो इसे ये हल दिया गया है। दूध का पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ये है दूध पानी का मिश्रण। ठीक है, वेरी गुड। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलाने का कारण होता है। कौन सा? टिंडल प्रभाव। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण, यानी उसके जो घना जंगल ऊपर से जो सूर्य किरण आती हैं गुजरती हैं, वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। ठीक है, सब चीज़ें हमारे ये प्रैक्टिकली कोई दिक्कत नहीं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोलाइड के गुणधर्म के बारे में हम जान लें। कोलाइड के गुणधर्म क्या हैं? कोई ऐसा है किसी के अंदर ये डाउट चल रहा हो कि कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड क्या होते हैं? जो अपना विलयन होता है, मान लो ये विलयन है और इसे दूसरे कलर से ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ले लिया ग्रीन से, और ये ले लिया मैंने ब्लैक से। ठीक है, तो ये तीन है। अब तीन में एक ये क्या है? ये विलयन है, जो समांगी विलयन है। ये भी, ये विषमांगी है, लेकिन विषमांगी ये भी है। ये आप माने तो दोनों ही विषमांगी विलयन ही हैं, दोनों विषमांगी विलयन। लेकिन इसके कण क्या होते हैं? ये जमीन में बैठ जाते हैं, हमने बताया आपको। ठीक है, इसे निलंबन बोलते हैं। इसके कण जमीन में बैठते, इसलिए क्या ये विलयन है। लेकिन अब जो तीसरा जो आता है उसे बोलते हैं कोलाइड। इसके कण नीचे बैठ, तलैटी में समय के बाद बैठते तो नहीं है, लेकिन जब हम प्रकाश की लाइट जब मारते हैं तो वो उस पाथ को दिखाते हैं, टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं, उस रास्ते को दर्शाते हैं जो मैंने अभी बताया था। पीछे जाकर चलें तो आपको दिखाएंगे हम। देखो, मैंने ये बताया था, ये लाइट को दर्शाते हैं। ये देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? ये दिखाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझ, तो यही क्या है कि ऐसा विलयन जो समय पर रखने पर जमीन पर बैठ भी नहीं रहा है, लेकिन उसमें क्या है, जो लाइट को वो डिस्कर्ड कर रहा है, लाइट को दिखा रहा है, पाथ को, रास्ते, लाइट की रास्ते को दिखा रहा है कि ये लाइट इस तरफ जा रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसे बोलते हैं हम कोलाइड विलयन। ये क्या होते हैं? ये कण जो होते हैं
हम्म, ये जो कण होते हैं, जैसे कि ये विलयन है, और दूसरा ले लें हम, ये आप कोलाइड ले लिया मैंने, और ये ले लिया मैंने, कोई भी निलंबन ले लिया। तो इसके जो कण होंगे, इसके कण जो होंगे, इसके कण विलय और विलय के दोनों बराबर बराबर होंगे। इसमें क्या है, विलय जो होगा और विलायक, उस कण में थोड़ा सा अंतर होगा, थोड़ा सा अंतर। इसमें क्या होगा, विलय का कण और विलायक के कण में बहुत अंतर होगा, इसलिए जमीन में बैठ जाते हैं। इसमें अंतर क्या होगा कि ये इतने छोटे होते हैं, इस कारण से क्या होता है कि ये जो है इसमें तैरते तो रहते हैं लेकिन जमीन में बैठते नहीं हैं, और इसके क्या है, दोनों पूर्णतः घुले हुए होते हैं, ठीक है, और ये जमीन बैठ जाते हैं। तो इसके कण क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, और इसके थोड़े से बड़े होते हैं, इसके कोलाइड के। लेकिन मिश्रण अगर पूछे कौन सा है, तो आप विषमांगी ही बताएंगे, समांगी मिश्रण नहीं बताएंगे, ठीक है। हाँ, चलो इसके बारे में देखते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है, बताया मैंने अभी। कोयलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं दिख सकते। कण का रंग तो छोटा होता है, कलर जो कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं ना, आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण फैलाते हैं, बस इतने ही बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण फैला देंगे, लेकिन आपको अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, ठीक है, इसलिए हम कोयलाइड बोल देते हैं कि आप मार्ग को दृश्य बना देते हैं, ठीक है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। नहीं, ये बैठते हैं, तो बैठते तो हैं मगर उतना नहीं बैठते हैं। आप दूध कण रखें उतने बैठेंगे, बैठ रहे हैं, सही बोल रहे हैं, मगर अर्थात स्थायी होते हैं, है ना। इनके शांत छोड़ दिया जाता तब ये कण तल पे बैठते, शांत छोड़ दो तो तल पे बैठते हैं, मगर इतने नहीं बैठते हैं कि एकदम सब विषमांगी जो निम्न वो सब बैठ जाते हैं, एकदम ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया सकते हैं। आप छानन विधि द्वारा एक प्रेशर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होते हैं, हमने जो आप डेयरी वगैरह जहाँ पढ़ाएंगे उस द्वारा बैठा सकते हैं। ये छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु विशेष विधि द्वारा अपकेंद्रीकरण से बोलते हैं, इसे सेंट्रीफ्यूगल तकनीकी द्वारा पृथक किया जाता है। देखो अपकेंद्रीकरण का बहुत आपके गांव में या कहीं सिटी में आपने देखा, जहाँ के रहने वाले आप हो, वहाँ एक डेयरी होती है, डेयरी जहाँ फेट निकाली जाती है, वो घुमाने वाला चरखा होता है। घुमाने क्या होता है, बहुत जोर से सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीकरण बल लगता है, उसके कारण जो कण होते हैं वो चिपक जाते हैं एकदम उसके साइड में, ठीक है। उस विधि के द्वारा इसको हम अलग कर सकते हैं। कोयलाइड विलयन प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है, ठीक है। विलयन पदार्थ, प्रक्षिप्त प्रावस्था जिसको चीज को हम घोल रहे हैं, और प्रक्षेपण जिसमें घोल रहे हैं। विलय पदार्थ की तरह का घटक प्रक्षिप्त कण जो कि कोयलाइड रूप में रहता है, उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, जो कोयलाइड रूप में रहता है। विलय पदार्थ है ना, जिस चीज को विलय कौन सा होता है, जिस चीज घोल रहे हैं, भाई मैंने विलय बताया तो कौन चीज होती है जिसे हम बोल रहे हैं, विलय पदार्थ की तरह घटक होता है ना, उसे बोलते हैं प्रक्षिप्त कण बोलते हैं, जो कोयलाइड रूप में रहता है, जिसे प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, ठीक है। तथा वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है, यानी इसमें तैरते रहते हैं, निलंबित में तैरते रहते हैं, उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं, जिसमें हम उसे तैराएंगे, ठीक है, जिनमें हम उन्हें तैराएंगे उनके प्रक्षेपण माध्यम कहेंगे, ठीक है। डिस्पर्सन मीडियम उसे बोलते हैं, ठीक है। कोयलाइडल को प्रक्षेपण माध्यम ठोस द्रव गैस की अवस्था प्रक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। साड़ी, कुछ उदाहरण, साड़ी हमने अभी आप देख ली थी, वो हमने आपको बताया था, साड़ी ये वाली, ठीक है। वेरी गुड, और ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ाएंगे मिश्रण के घटक का पृथक्करण। जो मिश्रण है उनके घटक को हम पृथक्करण अलग अलग कैसे किया जा सकता है, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं, हमने पढ़ा
मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। हमें देखो, हमने अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो हमारे घरों में भी पृथक्करण की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से चलती है। जैसे कि हम लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो घर में माँ जो है अगर सब्जी वो चावल बनाए तो चावल में से कुछ कण जो है मान लो आ गए तो उसको अलग करते हैं। गेहूँ जब पीसने के लिए भेजते हैं तो उसको अलग करते हैं। तो ये हमारे सामान्य जीवन में रहती हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो आप लोग भी जानते होंगे और अपने आसपास इनको खोजने का प्रयास करेंगे। लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम होता है। ठीक है, तो क्या है उसका विषमांगी मिश्रण को, है ना, ऐसे मिश्रण जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उनको हम पृथक कर सकते हैं। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर। भाई छन्नी से छानकर हम लोग आटा छानते नहीं छानते हैं, हाथ से चुनते हैं, उसको कड़वा हटा देते हैं, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीक का प्रयोग भी किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये हमारे आसपास बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। तो देखते हैं रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो ये हम उसके बारे में देख रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो हम उससे पहले ये क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें क्रियाकलाप बहुत ध्यान से पढ़ना भी चाहिए। ये क्रियाकलाप है, इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक एक करके इसको पहले पढ़ेंगे, फिर क्या निष्कर्ष निकालता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या निष्कर्ष निकला? आधा बीकर जल लेंगे। मैंने बीकर लिया, उसमें से आधा बीकर जल लिया। ठीक है, कुछ बूंद स्याही बाच गिलास पर डाल दे। अब बीकर को गर्म करना शुरू कर दें। स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते। आप देखेंगे कि बाच गिलास को बाष्पीकरण हो रहा है। आप देखते हैं क्या, जो बाष्पीकरण उसमें भाप निकल के यानी पानी ऊपर जा रहा होगा। बाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब ऊपर आया, हाँ, जब आपके विचारों में बाच गिलास में से इसका बाष्पीकरण हुआ, ठीक है, बाष्पीकरण इसका हुआ, क्या बाच गिलास में कोई अवशेष बचा? देखेंगे अभी क्या आप प्रतिपादित करेंगे क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण? इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, इस चीज़ को तो हम चाहे तो घर में भी कर सकते हैं। कुछ मिश्रण को पानी में घोल दें और हमें उसे पानी से अलग करना। अगर हम उसको अलग नहीं कर पा रहे छानने मान लो स्याही हमने घोल दी तो छानने से अलग नहीं होगी, लेकिन उसे हम हीट करेंगे तो हम एक चीज़ पाएंगे कि पानी तो सब उड़ जाएगा, लेकिन उसमें जो है वो हीट जो स्याही वो रह जाएगी, उसकी तलड़ी जल के रह जाएगी। चलो आइए देखते हैं हमने क्या निष्कर्ष निकाला। हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलय पदार्थ को बाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। पानी जो होगा वो बाष्प होकर उड़ जाएगा, इसे हम अलग कर सकते हैं और इस विधि को कहते हैं बाष्पीकरण विधि। क्या कहते हैं? बाष्पीकरण विधि। देखिए आप, बाष्पीकरण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। दूध से क्रीम कैसे पृथक कर सकते हैं? वो अभी आपने बताया, हमने सेंट्रीफ्यूगल वाला। आप केंद्रीकरण कौन सा था? आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम, टोन, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पॉली पैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकार को विभिन्न मात्रा में बसा होती है। कहना भाई फुल क्रीम दे दो, है ना, या बचा वाला दे दो, है ना, तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो इनको ऐसा एक क्रियाकलाप छोटा सा है तो देखते हैं क्या है। क्रियाकलाप बहुत जरूरी। एक परखनली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। परखनली यानी कि टेस्ट ट्यूब जो इस प्रकार बनी होती, सॉरी ये तो बहुत गलत बन गई, ऐसी बनी होती। ठीक है, ले। अब केंद्रीकरण यंत्र से जो हम जहाँ हम डेयरी जाते हैं वहाँ पे, अब केंद्रीय सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से 2 मिनट तक आप केंद्रित करें, यानी उसको घुमाएं। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। आप मिक्सी से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और जो मथनी होती है रई, उससे भी कर सकते हैं। रई बोलते हैं हमारे यहाँ सामान, वैसे मथनी बोलते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है ना, आगे में मिल्क डेयरी है, कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ जाएं और पूछें ये वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, वो दूध को पनीर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम ये अब उत्तर दें। दूध को मथने में आपने क्या देखा? जब दूध मथते हैं आप जानते हो ऊपर मक्खन निकलता है। दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे होता है?
इन सब चीज़ के बारे में देख। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में क्या निष्कर्ष निकला। देखिए पढ़ते क्या, हम लोग उसको पढ़ते फिर इसी में उसका आंसर ही तो वो चीज़ देखते हैं। और वैसे ये प्रैक्टिकल आप अपने आसपास हम लोगों ने किया भी है, हमारे सब लोगों घर पे रई का आकार होता है और मठा जो है मतलब जिसे बोलते हैं छाछ, वो बनाया जाता है और उससे मक्खन निकाला जाता है। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि वे छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इन्हें आप ये नहीं कि आप दूध में कण मिलेंगे आप छान से निकालें, इन्हें अपकेंद्रण के द्वारा कुछ ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के पृथक द्वारा किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर की ओर ऊपर रह जाते हैं ना। क्रीम क्या होती है, हल्के कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जाते हैं। इसके क्या प्रयोग हैं आइए देखिए। जांच प्रयोगशाला में रक्त मूत्र के जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़े से जल निचोड़ने में, आप देखते हैं सुखाने वाले उसमें ये होते हैं, साइंटिफिकली उसका प्रयोग किया जाता है। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक, अघुलनशील घुलनशील नहीं है, मतलब जैसे कि आप तेल पानी में नहीं घुलता है, वो ऊपर तैरता रहेगा, तो अघुलनशील द्रव हैं, तो ये क्या अघुलनशील द्रव हैं। तो इसमें भी क्या है एक वो है ये देखिए क्रियाकलाप, तो हम इसको पढ़ेंगे, क्रियाकलाप है तो कोई बात नहीं। तो देखो मिट्टी के तेल ले लो, कोई तेल ले लें हम। देखो आइए कीप का प्रयोग मिट्टी के तेल और जल के पृथक करने का प्रयास करते हैं, आगे वही बात है ना, करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करते हैं। पहले हम क्रियाकलाप को बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल और तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए, है ना। ऊपर जो हल्की जो हल्का होगा, देखो जिसकी घनत्व जिसका ज़्यादा होगा वो नीचे होगा, जिसका घनत्व कम होगा वो उससे ऊपर होगा। और आप जानते हैं केरोसिन का जो अपने जल से घनत्व ज़्यादा कम होता है, तो केरोसिन जल के ऊपर रहता है हमेशा। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल दें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। कैसा है देखिए आप, ये है, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। पृथक्करण के द्वारा आप देखें क्या है, देखिए ये पृथक्करण कीप है, ऊपर दूसरा तेल है, बीच में ये दूसरा है, नीचे दीजिए। अब आपको जैसे इसको खोलेंगे आप, इसको आप जैसे खोलेंगे तो आप जब मान लो तो इतना जैसे ये वाला पानी खर्च होगा, फिर यहाँ पे रोक देंगे, फिर उसको दूसरा बीकर में भरेंगे, फिर इसको हटा देंगे, फिर जैसे ही चलेगा ये वाला तो फिर दूसरा बीकर लगा देंगे, फिर ये जब ख़त्म हो जाएगा तो इसको हटा देंगे, फिर जब इसको करना होगा तो दूसरा बीकर लगा देंगे और अलग अलग करके इसका पृथक कर लेंगे। इसे अघुलनशील द्रव को पृथक्करण कहते हैं और कीप के द्वारा इसे पृथक करते हैं। क्या अनुप्रयोग है इसको देखते हैं, क्या इसके प्रयोग हैं और देखते हैं क्या है। तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातुमल को ऊपर से हटा दिया जाता है और भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। ठीक है, तो ऐसा प्रयोग धातु शोधन में भी किया जाता है, पिघले हुए को, यानी ठोस पिघले हुए को। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव, है ना, जो द्रव आपस में नहीं मिलते हैं अपने घनत्व के अनुसार, है ना, आई घनत्व वाले अनुसार, घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ बोल लो, ऐसे द्रव बोल लो जो अपने घनत्व के अनुसार आपस में नहीं मिलते हैं, तो वो अपनी परत बना लेते हैं। जब परत बना लेते हैं तो उन परत हिसाब से उनको अलग कर लेते हैं। बहुत समझ रहे होंगे आप, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से आप लोग समझ रहे हैं। और समझ में ना आए तो आप दोबारा से फिर इसी वीडियो को ट्राई करें, भाई समझ में आ रहा होगा तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। परिवर्तन हो जाता है इस प्रकार उन मिश्रणों जिसमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयवों को ऊर्ध्वपातित ना हो योग्य
अशुद्धियाँ इस प्रकार में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन, सब्लिमेशन समझते हो, एकदम जो चीज़ एकदम ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाए उसे ऊर्ध्वापातन बोलते हैं, की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और एंथ्रीसीन इत्यादि ऊर्ध्वापातन होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। ऊर्ध्वापातन पातित से मतलब होता है पातित, और इसके सब्लिमेशन मतलब कोई चीज़ ठोस है अपने लिए और उसे हीट किया, वो डायरेक्ट द्रव में नहीं कन्वर्ट होगी, वो सीधे गैस में कन्वर्ट होती है, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। ठीक है, ये देखिए आप, ये भी देखिए आपको दिया गया, बहुत अच्छी बात है। ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया द्वारा कपूर तथा नमक का पृथक्करण। आप इसमें क्या है, दोनों चीज़ें मिला दी गई हैं कपूर नमक इस मिश्रण में। अब इसे जब हमने हीट किया, चीनी मिट्टी की प्याली लेके और ठोसकृत और ऊपर रुई का लगा दिया है कपूर की वाष्प, तो कपूर क्या करेगा, उड़ उड़ के क्या करेगा, एकदम ठोस से सीधे भाप बन के ऊपर जाएगा और यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा। फिर इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे। ऊपर भाप बन के उड़ता रहेगा कपूर भाप बन के उड़ता रहेगा ऊपर तरफ, ऊपर उड़ाएगा, उड़ेगा 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 उड़ेगा, समझ गए? हाँ, और ऊपर जाके स्टोर हो जाएगा, फिर उसको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। इसे बोलते हैं ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? ठीक है, तो ये क्रियाकलाप है, इसके बारे में भी हम, तो इसके बारे में क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग में, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा 4th, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को आप पढ़ते रहिएगा और अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक यू, बाय, पढ़ते रहिएगा।